हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार और वेलकम टू संकल्प भारत। संकल्प भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बीएन राय संजीवनी जेई में आज लेकर आया हूं रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 10 और आज का हमारा जो मेजर टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। क्या नाम है भाई साहब? नाम है रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। लेकिन याद करिए, लेक्चर नंबर 9 में लास्ट में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था और मैंने कहा था कि हम इसी क्वेश्चन के साथ अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आपने जरूर लगाया होगा, सॉल्व किया होगा। ठीक है, फिर भी मैं उस क्वेश्चन को एक बार दोबारा सॉल्व करता हूं और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे अपने रोलिंग मोशन की तरफ। ठीक है, तो भैया इस 1.5 घंटे के लिए अपने मोबाइल फोन का नोटिफिकेशन बंद कर लीजिए, स्क्रीन को अपनी आंखों के सामने रख लीजिए और फोकस के साथ अपनी पेपर नोट्स खोलकर बैठ जाइए। जब तक लेक्चर खत्म नहीं हो जाएगा तब तक स्क्रीन के सामने से हटेंगे नहीं। सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सर लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, उसी क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन था कि आपके पास एक प्लैंक है जो एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, जिसका मास दे रखा है 5 केजी, और इसके ऊपर एक आपके पास सॉलिड सिलेंडर रखा हुआ है जिसका मास 4 केजी दे रखा है, रेडियस 2 मीटर है और कहा जा रहा है कि द फ्रिक्शन इज सफिशिएंट इनफ फॉर प्योर रोलिंग। यहां पर इस प्लैंक और इस सॉलिड सिलेंडर के बीच का जो फ्रिक्शन है वो सफिशिएंट है कि ये जो सॉलिड सिलेंडर है ये इस प्लैंक के ऊपर प्योर रोलिंग मोशन परफॉर्म कर सके। ठीक है, अब हम इसको आगे खींच रहे हैं। कितने फोर्स से? इसको हम आगे खींच रहे हैं 20 न्यूटन के फोर्स से। तो क्या होगा, अगर आप इसको 20 न्यूटन के फोर्स से आगे खींचोगे तो ये प्लैंक आगे जाएगा, तो ये सॉलिड सिलेंडर इस पुली के साथ अटैच्ड है, तो ये कहां जाएगा? ये पीछे की तरफ जाएगा। और मैंने अपने लास्ट वाले क्वेश्चन में, जब मैं लास्ट लेक्चर ले रहा था, तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि ये जो पुली है आपकी, ये कैसी है? ये पुली आपकी पॉइंट इन साइज है। ठीक है, चलो भाई, अगर आपकी ये पुली पॉइंट इन साइज है तो आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है इन दोनों सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन कितना लग रहा है, और पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ पी, ये जो पी है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, मतलब इस प्लैंक का एक्सेलरेशन कितना होगा। नेक्स्ट वन इज एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड सिलेंडर कितना होगा, एंड द लास्ट वन दैट इज अल्फा, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड सिलेंडर। अरे ठीक है, अगर हमको ए पता चल जाए या अल्फा पता चल जाए, दोनों में से कोई सा भी एक पता चल जाए, तो हम दूसरा कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मोशन कैसा है? हमारा मोशन भाई साहब प्योर रोलिंग मोशन है। तो चलिए इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पर। तो जो हमारा सबसे पहला और सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है, वो कह रहा है कि भैया अगर अगर आपका ये प्लैंक इधर 20 न्यूटन लग रहा है, तो ये प्लैंक आगे की तरफ जा रहा होगा ए एक्सेलरेशन से। ठीक है, अगर ये ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रहा होगा किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड फ्रेम में। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके ऊपर ये जो स्फेयर रखा हुआ, सॉलिड सिलेंडर रखा हुआ है, ये सॉलिड सिलेंडर भी इधर ए एक्सेलरेशन से जाने के लिए कॉन्स्ट्रेन हो जाएगा। क्लियर? चलो भाई, बहुत बढ़िया। अगर ये ए एक्सेलरेशन से, प्लैंक ए एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, तो हमारा सॉलिड सिलेंडर जो है वो ए एक्सेलरेशन से पीछे की तरफ जाएगा। जैसा इसके पहले वाला जो क्वेश्चन किया था, वहां पर ऐसा कॉन्स्ट्रेन नहीं था। तो हमने क्या किया था, तब हम इसी प्लैंक के ऊपर बैठकर इसको ऑब्जर्व किए थे और फिर एक इफेक्ट आया था जिसका नाम था सूडो फोर्स। ठीक है, अगर आप लेक्चर्स ढंग से देखेंगे तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर आपको आराम से समझ आएगा। बस एक ही चीज की जरूरत है, वो है आपका 100% अवेयरनेस और 100% फोकस। ठीक है, तो जब मैं इस प्लैंक की बात करूंगा, देखो जब मैं कहूंगा फॉर प्लैंक, बहुत ध्यान से सुनना, जब मैं कहूंगा फॉर प्लैंक, तो प्लैंक के ऊपर आगे की तरफ फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, और ये रस्सी में टेंशन आएगा टी, इधर टेंशन टी आएगा, इधर भी टेंशन कितना आएगा? इधर भी टेंशन टी आएगा। तो 20 न्यूटन ये लगेगा, और मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए यहां पर फ्रिक्शन इधर लग रहा है और इस पर फ्रिक्शन इधर लग रहा है। अगर मैंने फ्रिक्शन की डायरेक्शन को गलत माना होगा तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि मेरा जो फ्रिक्शन होगा वो नेगेटिव आ जाएगा, अदरवाइज सब कुछ जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, चलो भाई, तो आगे लग रहा है इधर 20 न्यूटन, पीछे लग रहा है टेंशन और पीछे लग रहा है फ्रिक्शन, और ये बराबर हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन के। तो जिसको मैं लिख लूंगा 5 इंटू ए। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा या इक्वेशन नंबर ए हो जाएगा। यहां पर कहानी खत्म हो जाती है प्लैंक की। अब उसके बाद हम बात करें किसकी? अब हम उसके बाद बात करेंगे भाई अपना सॉलिड सिलेंडर का। ठीक है, प्लैंक की कहानी खत्म हो गई। जब सॉलिड सिलेंडर की बात करोगे, फॉर सॉलिड सिलेंडर, तो देखो क्या, सॉलिड सिलेंडर पर इधर की तरफ टेंशन लग रहा है टी, फ्रिक्शन इधर पीछे लग रहा है एफ, तो मैं लिखूंगा टी माइनस एफ। ये बराबर हो जाएगा किसके? ये बराबर हो जाएगा 4 इंटू ए के, और ये इक्वेशन हो जाएगी। लेकिन अभी भी मेरे पास 3 अननोन है, ना तो मुझे टी पता, ना तो मुझे एफ पता, ना तो मुझे ए पता, और मेरे पास इक्वेशन अभी कितनी है? मेरे पास इक्वेशन अभी 2 है। अभी मुझे एक और इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है, जो कहां से आएगी? जो टॉर्क से निकल कर आएगी। तो जब हम टॉर्क की बात करेंगे, ठीक है,
जब हम टॉर्क की बात करेंगे तो इसको गोल घुमाने में कौन रिस्पॉन्सिबल है, फ्रिक्शन, टेंशन या दोनों। तो हमको क्लियर हो रहा है कि टेंशन इसी सेंटर से पास कर रहा है, तो मतलब इस सेंटर के अबाउट इस टेंशन का कोई टॉर्क नहीं होगा, तो टॉर्क कौन देगा, इस सेंटर के अबाउट अगर ये गोल घूम रहा है तो इसको गोल घुमाने का काम कौन कर रहा है, इसको गोल घुमाने का काम फ्रिक्शन कर रहा है। बहुत बढ़िया। तो हम क्या लिखेंगे भैया, हम सिंपल सी बात लिखेंगे, दूसरी इक्वेशन F इंटू आर, रेडियस कितना दे रखा है, तो ये बराबर हो जाएगा आपके पास I इंटू एल्फा, इसके बराबर हो जाएगा I इंटू एल्फा के। इसी इक्वेशन को और जस्टिफाई करें और सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा F इंटू 2 इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कितना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज 1/2 mr स्क्वायर। तो 1/2 मास की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, रेडियस आपको 2 मीटर दे रखा है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू एल्फा। एल्फा की जगह सारा गेम यही अल्फा लिखने का। एल्फा की जगह जब हम बहुत बार हड़बड़ी में होते हैं, जल्दीबाजी में होते हैं, तो हम जानते हैं अल्फा इज अंडर प्योर रोलिंग मोशन, तो हम प्योर रोलिंग मोशन में अल्फा इक्वल्स टू जानते हैं भाई साहब A/R हो जाता है, और हम ये A/R उठा के यहां रख देते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, अल्फा इक्वल्स टू A/R आप डायरेक्टली तब लिख सकते हैं जब आपकी दूसरी सरफेस जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग कर रहा है वो रेस्ट स्टेट में। अगर वो रेस्ट स्टेट में नहीं है तो प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या है, याद रखिएगा, प्योर रोलिंग की कंडीशन होगी कि अगर ये, ध्यान से देखिए, इस प्लैंक का, मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूं, इस प्लैंक का अगर ये पॉइंट इधर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो इसका ये पॉइंट भी इधर की तरफ कितने एक्सेलरेशन से जाना चाहिए, जितने भी एक्सेलरेशन यहां पर प्रोड्यूस होगा वो ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है भाई, तो चलो देखो इसका एक्सेलरेशन इधर कितना होगा, तो इसका एक्सेलरेशन इधर अपने पास हो जाएगा, एक आ जाएगा आर अल्फा, और ये ए से आगे जा रहा है तो ये ए इधर हो जाएगा। जस्ट इसी पॉइंट की बात कर रहे हैं जिसको मैंने थोड़ा सा ऊपर बनाया हुआ है, तो मैं सिंपल सी बात ये लिखूंगा कि आर अल्फा माइनस ए जो है, इस पॉइंट का जो नेट एक्सेलरेशन है वो इस पॉइंट के नेट एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P मस्ट बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ Q। तो इससे हमको पता चलेगा कि R अल्फा जो है वो हमारा 2a के बराबर होना चाहिए, अदरवाइज आपका गेम गड़बड़ हो जाएगा। अब सोचिए, ये बेसिक बात जब हम लोगों ने रोलिंग मोशन पढ़ना स्टार्ट किया था तभी पढ़ा, बट हड़बड़ी में जो हमसे गलती होती है, जो हम गलती करते हैं, वो गलती बस हम यही करते हैं बेटा जी कि हम अल्फा इक्वल्स टू क्या लिख देते हैं, अल्फा इक्वल्स टू A/R लिख देते हैं, और यही हमारा सारा गेम बन जाता है। रेडियस कितना दे रखा है, 2 मीटर दे रखा है, तो अल्फा की वैल्यू A आ जाएगी यहां से, और जैसे ही अल्फा की वैल्यू A आएगी इस इक्वेशन को हम यहां रख देंगे, और हमारे पास क्या मिल जाएगा, F इंटू 2 इक्वल्स टू, ये अपने पास इधर हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 2 जा 8, या फिर आप चाहो तो यही इस 2 से इस 2 को काट दो, तो F इक्वल्स टू देखो आपको कितना मिल जाएगा, तो F इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 2 2 जा 4, अल्फा की जगह A लिख दिया। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर C। अब आपको क्या करना है, अब हम यहां से F की वैल्यू को उठाएंगे, C पॉइंट से F की वैल्यू को उठाएंगे, B में रख देंगे, A में रख देंगे, हमारा काम बन जाएगा। चलिए भैया, तो अब इस F की वैल्यू को उठा के अगर आप B में रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है, अगर F इक्वल्स टू 4a रख देंगे तो हमको यहां पर F इक्वल्स टू 4a रख देंगे भाई, तो हमें T इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, 4a प्लस 4a दैट इज इक्वल टू 8। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन C, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, C इन इक्वेशन B एंड A। तो जब B में रखेंगे तो हमको T इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, तो T इक्वल्स टू हमको 8a मिल जाएगा, जिसको हम कहते हैं, ये हमारा इक्वेशन हो गया D। ठीक है भाई, और जब हम इसी F इक्वल्स टू 4a को यहां रखेंगे तो भाई ये अपने पास 20 न्यूटन माइनस T माइनस 4a, जब इधर जाएगा तो प्लस 4a हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, 20 माइनस T इक्वल्स टू 9a, ये अपने पास इक्वेशन E हो जाएगा। अब इस T की वैल्यू को यहां उठा के रखोगे तो ये 9 और 8 कितना हो जाएगा, ये अपने पास 17a हो जाएगा, T की जगह 8 ही रखेंगे तो A की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 20/17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब T जो है मेरा 8a के बराबर है, तो टेंशन कितना आ जाएगा, 8 इंटू 20 दैट इज 160, 8 दूना 16, 160/17 न्यूटन, ये अपने पास टेंशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन आ गया 20/17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टेंशन आ गया 160/17 न्यूटन। अच्छा, अगर हमको अल्फा निकालना है तो कितना होगा, अल्फा किसके बराबर आया भाई, तो अल्फा जो है वो मेरा A के बराबर आया है, तो अल्फा A के बराबर आया है तो इसको हम क्या रख देंगे भाई, इसको हम रख देंगे 20/17
रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाई, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब क्या बात करें, अब क्या बात करें भाई, अब उसके बाद हम फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं। अगर हमसे फ्रिक्शन पूछा जाए कि फ्रिक्शन कितना होगा, तो F इक्वल्स टू कितना मिला है, F इक्वल्स टू 4a मिला है, तो भैया फ्रिक्शन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू a, दैट इज 20/7। तो अपने पास कितना हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा 80/7 न्यूटन, ये हमारे पास आ जाएगा फ्रिक्शन। ये था हमारे पास एक अपना क्वेश्चन जो रोलिंग मोशन पर बेस्ड था, बढ़िया सवाल था। और क्या हुआ कि दो रिलेटिव फ्रेम है, दो रिलेटिव ऑब्जेक्ट्स हैं, जो एक आगे जा रहा है दूसरा पीछे जा रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चंस की भी लगाने की हमको ठीक ठाक प्रैक्टिस होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, देखो अगर मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझोगे ना, तो कुछ कॉन्सेप्ट में खास दम नहीं है, बस यही है कि थोड़ा सा इक्वेशंस के नंबर ज्यादा हो जाते हैं और कोई खास बात नहीं है। जैसे आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाला पोर्शन चलता था, वैसे ही आपका रोलिंग मोशन चल रहा है, बस इसमें क्या एड ऑन हो जा रहा है, एक रोटेशनल मोशन का जो टॉर्क आ रहा है वो एड ऑन हो जा रहा है, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट प्योर रोलिंग मोशन के कि कैसे दो पॉइंट के बीच का अगर रिलेटिव स्लाइडिंग शून्य होगा तभी ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग में होगा। यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जिनको अगर आप अपने दिमाग में सेट कर लोगे तो आपसे रोटेशनल मोशन के क्वेश्चंस आसानी से निकलने लग जाएंगे। ठीक है, चलें आगे बढ़े, आ जाओ। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले हिस्से पर, जिसका नाम है भाई साहब, जिसका नाम है प्योर रोलिंग मोशन। ठीक है, ऑन इंक्लाइंड प्लेन अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है हमारा रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ये है हमारा टॉपिक, रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट, ये है हमारा टॉपिक रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। देखते हैं रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन मोटा मोटा क्या हिसाब हमसे मांगता है। जो हमारे बेसिक्स हैं वही बेसिक कॉन्सेप्ट रहेंगे, कुछ नया नहीं होने वाला, कुछ जादू नहीं होने वाला, सब कुछ जो हमने पहले पढ़ रखा है उसी की थोड़ी सी इंक्लाइंड प्लेन की ऑब्जर्वेशन है, अदरवाइज प्योर रोलिंग है, कुछ खास बात नहीं। ठीक है, चलो समझो, देखो क्या है। अगर हम कह दें आपसे कि भाई साहब, क्या भाई साहब, अगर मान लीजिए हमने आपसे कह दिया कि ये रहा आपका एक इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, ये रहा आपका एक इंक्लाइन प्लेन, जहां पर ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल बन रहा है थीटा, और इसके ऊपर कोई बॉडी है रोल कर रही है। ठीक है भाई, ये बॉडी क्या, इस बॉडी की क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ये क्या क्या हो सकता है। देखो भाई, ये आपके पास रही बॉडी, ये बॉडी इसके ऊपर रोल कर, ठीक है, प्योर रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही है। ये बॉडी की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये आपके पास हो सकता है, ये आपके पास हो सकता है कि ये कोई क्या ये कोई हॉलो सिलेंडर हो सकता है, ये कोई सॉलिड सिलेंडर हो सकता है ये कोई हॉलो स्फीयर हो सकता है ये कोई सॉलिड स्फीयर हो सकता है ये कोई रिंग हो सकता है ये कोई डिस्क हो। देखो, हॉलो सिलेंडर के आगे मैंने रिंग लिखा, सॉलिड सिलेंडर के आगे मैंने डिस्क लिखा, इसके पीछे का बस इतना सा कारण है कि जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वही हॉलो सिलेंडर का होता है, जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वही सॉलिड सिलेंडर का होता है। हॉलो स्फीयर और सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं। हम कह रहे हैं भाई साहब, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसका मास m है, इसका रेडियस r है, तो बताइए इस समय इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। सबसे पहला सवाल जो निकल कर आता है वो निकल कर आता है कि बताइए इस समय इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इस समय इसके ऊपर फ्रिक्शन क्या होगा। तो जब हम रोलिंग मोशन की एनालिसिस करते हैं तो जो सबसे पहला पार्ट हमारे दिमाग में आता है उसका नाम है भाई साहब एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो भाई, एक्सेलरेशन की बात करेंगे एंड फ्रिक्शन की बात करेंगे, दो चीजें हम यहां पर कैलकुलेट करके देखेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होगा अगर m मास का ऑब्जेक्ट जिसका रेडियस r है और वो एक इंक्लाइन प्लेन पर रोल करते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब रोल करते हुए ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ध्यान से देखो, इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है, mg लग रहा है, और भाई ये थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो इधर अपने पास एक कंपोनेंट चला जाएगा दैट इज mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा दैट इज नोन एज mg sin। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, होगा क्या अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है, तो हम सिंपल सी बात यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। जो फ्रिक्शन है अपना वो सफिशिएंट है प्योर रोलिंग मोशन के लिए, और अगर मेरा फ्रिक्शन सफिशिएंट है प्योर रोलिंग मोशन के लिए, इसके ऊपर रोल कर रहा है, तो मुझे क्या लगता है कि फ्रिक्शन कहां लगना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि एक्सटर्नल फोर्स mg sin थीटा इधर लग रहा है, तो अपन फ्रिक्शन को पीछे लगा देते। ठीक है, अगर हमने इस फ्रिक्शन को गलत लगाया होगा तो हमारा फ्रिक्शन नेगेटिव आ जाएगा, अदरवाइज वैसे हमने सही लगा रखा है। ठीक है भाई, चलो देखो,
तो जब हम एक्सलरेशन की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में सिंपल सी बात निकल कर आएगी कि नीचे फोर्स लग रहा है mg sin थीटा और ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है F और ये बराबर होगा m इंटू ए के। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। अब अपने को ना तो F पता ना तो A पता, एक इक्वेशन और चाहिए और दूसरी इक्वेशन फिर हमको कहां से मिल जाएगी, वो हमको टॉर्क से मिल जाएगी। ठीक है, तो जब टॉर्क निकालने चलोगे तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या लिखोगे, F इंटू आर इक्वल्स टू आई इंटू एल्फा। ठीक है, F इंटू आर इक्वल्स टू आई इंटू एल्फा, तो F इंटू आर इक्वल्स टू आई की जगह क्या लिख सकते हैं, तो देखो चाहे हॉलो सिलेंडर हो, चाहे सॉलिड सिलेंडर हो, चाहे हॉलो स्फीयर हो, चाहे सॉलिड स्फीयर हो, सब में mr स्क्वायर कॉमन रहता है। ठीक है, चलो मैं यहां पर एक बॉक्स बनाकर तुम्हें सब रिकॉल करा देता हूं, सबके मोमेंट ऑफ इनर्शियाज मैं इस बॉक्स के अंदर लिख देता हूं। ठीक है भाई, अगर हम बात करें किसका, हॉलो सिलेंडर का, तो हॉलो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, वो होता है अपने पास भाई साहब mr स्क्वायर। अच्छा, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है, ये होता है आपके पास mr स्क्वायर बाई 2। यही रिंग का होता है और ये mr स्क्वायर बाई 2 डिस्क का होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें हॉलो स्फीयर का, तो हॉलो स्फीयर का उसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है 2/3 mr स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें सॉलिड सिलेंडर का, तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है 2/5 mr स्क्वायर। तो ध्यान से देखने वाली बात ये कि mr स्क्वायर सब में कॉमन है, mr स्क्वायर सब में कॉमन है। यहां पर इसके पहले जो कांस्टेंट लगा है वो 1 है, इसके पहले कांस्टेंट लगा है 1/2, हॉलो सिलेंडर के हॉलो स्फीयर के पहले 2/3 और सॉलिड स्फीयर के पहले 2/5। ये सारे कांस्टेंट को मैं k मान लेता हूं। तो अगर मेरी ये कोई सी भी बॉडी है, मुझे नहीं पता ये हॉलो सॉलिड हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर कुछ भी है, मैं कह रहा हूं कि भैया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे लिखना होगा तो k mr स्क्वायर लिख लूंगा इंटू एल्फा। और जैसे जैसे मुझे बॉडी का ज्ञान होगा मुझे पता चल जाएगा कि मेरी k की वैल्यू क्या है। अगर ये कहता है ये हॉलो सिलेंडर है तो मैं तुरंत कह देता मेरा k 1 है। अगर कहता है ये सॉलिड सिलेंडर है तो मैं कहता मेरा k जो है वो 1/2 है। अगर मेरे से कहता है ये हॉलो स्फीयर है तो मेरा k 2/3 है। अगर मेरे से कहता है ये सॉलिड स्फीयर है तो ये मेरा k 2/5। ठीक है, चलो भाई, तो fr इक्वल्स टू हो गया k mr स्क्वायर इंटू एल्फा। और ये जहां रोल कर रहा है, जिस सरफेस के ऊपर रोल कर रहा है, ये सरफेस फिक्स्ड है। और अगर ये सरफेस फिक्स्ड है तो भैया एल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो एल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास a बाई r। चलो बहुत बढ़िया, तो यहां से f इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, f इंटू आर इक्वल्स टू k इंटू mr स्क्वायर इंटू एल्फा की जगह हम क्या लिख ले, एल्फा की जगह a बाई r लिख दे। इस r से ये r से स्क्वायर कट जाएगा और फ्रिक्शन की वैल्यू अपने पास आ जाएगी km इंटू a। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से हम 2 की वैल्यू उठाएंगे और ऊपर वाली इक्वेशन में रख देंगे और फिर हमको क्या मिल जाएगा, फिर हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। जब इसको हम उठा के यहां रखेंगे तो देखो एक्सेलरेशन हमको क्या मिलेगा, तो भैया एक्सेलरेशन मिलेगा mg sin थीटा माइनस kma इक्वल्स टू ma। kma इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mg sin थीटा इक्वल्स टू ma इंटू 1 प्लस k। अब m से m कट जाएगा तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा g sin थीटा अपॉन 1 प्लस g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के। अच्छा, यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, अगर इसको हम कंक्लूड करें, इसका कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन निकल रहा है कि जिसका k ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सेलरेशन में अरेंज करिए किसको, हॉलो सिलेंडर को, सॉलिड सिलेंडर को, हॉलो स्फीयर को और सॉलिड स्फीयर को। ठीक है, चलो भाई, के जिसका ज्यादा होगा उसका ए कम होगा, तो सबसे ज्यादा के किसका है, सबसे ज्यादा के अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा के किसका है, सबसे ज्यादा के किसका है, सबसे ज्यादा के हॉलो सिलेंडर का है, ये कितना है 1। सॉलिड सिलेंडर का के कितना है 0.5। अच्छा, हॉलो सिलेंडर का कितना है 0.67 और सॉलिड सिलेंडर का कितना है भाई 0.4। तो सबसे कम के किसका है, सबसे कम के किसका है, सॉलिड सिलेंडर का। तो इसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, सबसे ज्यादा के किसका है, हॉलो सिलेंडर का, तो इसका जो के होगा वो सबसे कम होगा। तो अगर हमको अरेंज करना है तो के सबसे ज्यादा है मेरा हॉलो सिलेंडर का, तो मेरा एक्सेलरेशन ऑफ हॉलो सिलेंडर सबसे कम होगा। उसके बाद क्या, उसके बाद है अपने पास हॉलो स्फीयर दैट इज 0.67। तो इसके बाद हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ हॉलो स्फीयर और उसके बाद हो जाएगा एक्सेलरेशन हॉलो सिलेंडर हो गया, हॉलो स्फीयर हो गया और उसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा किसका, ये हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड सिलेंडर, एक्सेलरेशन ऑफ
एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड सिलेंडर, और फिर सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका होगा, सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन होगा सॉलिड स्फीयर का। ये अरेंजमेंट हो गया भाई साहब पहले, ठीक है। आपने को एक्सेलरेशन पता चल गया, अब बात आती है फ्रिक्शन की। अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो हमारा फ्रिक्शन कितना होगा, देखो हमारा फ्रिक्शन क्या होगा, F इक्वल्स टू क्या है, F इक्वल्स टू अपने पास, F इक्वल्स टू अपने पास से KMA, KMA तो K कितना, ये अपने पास के MA कितना, A की वैल्यू अपने पास कितनी है, ये है G sin थीटा अपॉन 1 प्लस K, ठीक है। तो हम कह रहे एक काम करो, K को जरा नीचे लेकर आओ, तो अगर K को मैं नीचे लेकर जाऊंगा तो मैं यहां से फ्रिक्शन के एक्सप्रेशन को क्या लिख पाऊंगा, तो मेरा फ्रिक्शन का एक्सप्रेशन हो जाएगा mg sin थीटा अपॉन, देखो इस K को मैं नीचे लेके आया 1/K और K 1 हो गया, तो ये हो गया 1 + 1/K। अब देखो जिसका K ज्यादा होगा उसका 1/K कम होगा, जिसका 1/K कम होगा उसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, उसका फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो क्लियर है क्या, जिसका K ज्यादा होगा उसका ये डिनोमिनेटर वाला फैक्टर कम होगा, तो जिसका K ज्यादा होगा उसका फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा K किसका है, सबसे ज्यादा K किसका है, सबसे ज्यादा K हॉलो सिलेंडर का है, तो हॉलो सिलेंडर पर फ्रिक्शन सबसे ज्यादा लगेगा। समझ आ रही बात, जितना बड़ा मेरा K होगा ये वैल्यू मेरी उतनी छोटी होगी, जितनी छोटी ये मेरी वैल्यू होगी उतना छोटा मेरा डिनोमिनेटर होगा, जितना छोटा डिनोमिनेटर होगा उतना बड़ा F होगा। तो F जिसका K ज्यादा उसका F ज्यादा, तो मैं सिंपल सी बात लिखूंगा, फ्रिक्शन ऑन हॉलो सिलेंडर सबसे ज्यादा, फिर फ्रिक्शन ऑन हॉलो स्फीयर, फिर फ्रिक्शन ऑन सॉलिड सिलेंडर, फिर फ्रिक्शन ऑन सॉलिड स्फीयर, ठीक है। सॉलिड स्फीयर का K सबसे कम है तो ये वैल्यू सबसे ज्यादा, तो ये डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा तो फ्रिक्शन सबसे कम, ये हो गया। अच्छा, हॉलो सिलेंडर की जगह अगर आपको रिंग लिख दिया जाए कोई चेंज नहीं होगा, और सॉलिड सिलेंडर की जगह डिस्क लिख दिया जाए तो कोई चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है। किसका, दोनों का, हॉलो सिलेंडर और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सॉलिड सिलेंडर और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से दिमाग में सेट हो रहा है, अगर हो रहा है तो चलिए आगे की बात कर लेते हैं, आगे की बात। अब हम कह रहे हैं ये बताओ कौन सबसे पहले नीचे पहुंचे, इन सब में से सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा। तो हम कह रहे हैं भाई साहब अगर मान लीजिए हम सबको सेम h हाइट से छोड़ रहे हैं, यहां h हाइट से फ्रीली छोड़ रहे हैं, अगर हम सबको h हाइट से छोड़ रहे हैं तो भाई यहां जब ये बॉटम पॉइंट पर पहुंचेंगे, तो इनकी रफ्तार क्या होगी। अब सारा गेम रफ्तार निकालने का, तो रफ्तार कैसे निकालेंगे भाई, रफ्तार निकालने का क्या तरीका है, तो रफ्तार निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो धीरे धीरे आगे हम कदम रखेंगे, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। जब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे तो हमने इसको छोड़ा कहां से, mgh हाइट से, सबको, चाहे वो हॉलो सिलेंडर, चाहे वो सॉलिड सिलेंडर, चाहे वो हॉलो स्फीयर, चाहे वो सॉलिड स्फीयर, कुछ भी हो, सबको हमने h हाइट से छोड़ा, तो वहां पर उनकी पोटेंशियल एनर्जी है mgh। और जब वो नीचे पहुंचे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, तो सर काइनेटिक एनर्जी हो गई 1/2 mv², ये अपने पास ट्रांसलेशनल, और प्लस रोटेशनल जो है वो 1/2 इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो आई की जगह हम लिख सकते हैं KMR² इंटू ओमेगा की जगह लिख सकते हैं V²/R², इससे ये कट जाएगा, तो ये अपने पास हो जाएगा mgh, और यहां क्या हो जाएगा, यहां अपने पास 1/2 को हम बाहर कर लें, m को हम बाहर कर लें, V² को हम बाहर कर लें, तो हमको मिल जाएगा 1 + K। अब इस m से ये m कट जाएगा और यहां से v की वैल्यू आ जाएगी अपने पास √2gh अपॉन k + 1 या 1 + k, ये आपके पास रफ्तार आ जाएगी। तो अब देखो यहां से क्या पता चला, जिसका k ज्यादा होगा उसकी रफ्तार कम होगी, जिसका k ज्यादा होगा उसकी रफ्तार कम होगी। इसमें बहुत बार लोग गड़बड़ कर जाते हैं, सबको लगता है साला जब नीचे पहुंचेगा तो सबकी रफ्तार सेम होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होता है, कई बार हमारे दिमाग में उलूल जुलूल ख्याल आ जाते हैं कि जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा वो जल्दी पहुंचेगा, उसमें टाइम कम लगेगा, और फिर हम काइनेमेटिक इक्वेशन लगा लेते हैं v = u + at। अरे जरूरी थोड़ी है कि a × t कांस्टेंट ही रहे यार, अरे बात समझ आ रही है, इस वजह से गड़बड़ मत करिएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक है। सब जब नीचे पहुंचेंगे तो सबकी वेलोसिटी सेम नहीं होती है, सबकी वेलोसिटी अलग अलग होती है, ठीक है। चलो भाई, तो v = √2gh अपॉन k + 1, ये हमको क्लियर कट सबूत मिल गया, और यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जिसका k ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी,
जिसका के ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। बहुत बढ़िया। तो के ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा के जो है वो अपने पास हॉलो सिलेंडर का है, तो वेलोसिटी ऑफ हॉलो सिलेंडर सबसे कम होगा। वेलोसिटी ऑफ हॉलो सिलेंडर सबसे कम होगा। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ हॉलो स्फीयर, ठीक है। फिर उसके बाद वेलोसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर, फिर उसके बाद वेलोसिटी ऑफ हॉलो, वेलोसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर, बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी? सॉलिड स्फीयर की। क्यों? क्योंकि सॉलिड स्फीयर का जो के है वो 0.4 है, वो सबसे कम है। जिसका के जितना कम होगा, जिसका के जितना कम होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। कैसे? हमने ये कैसे कहा? हमने इस रिजल्ट से कहा कि v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन k प्लस 1 हमको गिवन है। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है? चलें आगे बढ़े। आ जाओ लेक्चर को और आगे बढ़ाते हैं और कहानी समझते हैं। ये हो गई अपने पास हो गई वेलोसिटी की कहानी। अब उसके बाद हम बात करते हैं टाइम। कौन जल्दी नीचे पहुंचेगा? कौन जल्दी नीचे पहुंचेगा? तो क्या हम इक्वेशन लगा सकते हैं v इक्वल्स टू u प्लस at? अरे लगा सकते हैं। सबको मैं इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रहा हूं? 0, और ये सब मैं सेंटर ऑफ मास वाला लिख रहा हूं, ठीक है। तो वेलोसिटी कितना है जब ये बॉटम पॉइंट पे पहुंच रहे हैं? तो वेलोसिटी है अपने पास अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन k प्लस 1। अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन k प्लस 1। u की वैल्यू है 0 और एक्सेलरेशन की वैल्यू अपने पास कितनी है? ये अपने पास g साइन थीटा अपॉन k प्लस 1 इंटू टी। क्या ये क्लियर है? देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू g साइन थीटा अपॉन k प्लस 1। अब जैसे ही मुझे ये दिखा, मैंने कहा ठीक है भैया, अब t की वैल्यू निकालनी है। तो t की वैल्यू क्या करूं? इसको k प्लस 1 को अंडर रूट k प्लस 1 लिख दोगे तो ये रूट k प्लस 1 से रूट k प्लस 1 कट जाएगा और आपको मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 2gh इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई g साइन थीटा। अरे ठीक है। अब g साइन थीटा को अंदर लेके चलो। जब g साइन थीटा को अंदर लेके जाओगे तो तुमको टाइम क्या मिल जाएगा? g स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एक g से एक g कट जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 2h इंटू के प्लस 1 अपॉन जी साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां क्या पता चल रहा है? यहां क्या पता चल रहा है? t इक्वल्स टू 2h ब्रैकेट में k प्लस 1 अंडर रूट ऑफ जी साइन स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं किया, जी साइन थीटा को अंदर लेके गए, जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हुआ, एक जी से एक जी कट गया, नीचे जी साइन स्क्वायर थीटा बच गया। और यहां से हमको पता चला कि जिसका k ज्यादा होगा उसका जो टाइम टू रीच एट द बॉटम जो होगा वो भी ज्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। t जो है वो k प्लस 1 के साथ है। भाई डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ रहा है k प्लस 1 न्यूमरेटर में आ रहा है, तो जितना बड़ा मेरा k होगा t मेरा उतना ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा समय किसको लगेगा पहुंचने में? तो सबसे ज्यादा समय सर किसको लगेगा? सबसे ज्यादा समय लगेगा हॉलो सिलेंडर को पहुंचने में। उसके बाद लगेगा किसको पहुंचने में? उसके बाद लगेगा भाई साहब अपने पास ये अपना हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, ये हमारा हॉलो सिलेंडर है। उसके बाद लगेगा हॉलो स्फीयर, फिर उसके बाद लगेगा सॉलिड सिलेंडर, फिर उसके बाद लगेगा सॉलिड स्फीयर। सबसे कम जिसका के है वो उसका जो टी होगा वो सबसे ज्यादा होगा। क्या? हाँ भाई, सबसे कम जिसका के है उसका टाइम भी सबसे कम लगेगा। तो सबसे कम समय में कौन पहुंचेगा? सबसे कम समय में सॉलिड स्फीयर पहुंचेगा। अरे बात समझ आ रही है? जब इस हिसाब से पढ़िएगा तब जाके कहानी क्लियर होगी, तब जाके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। इसी का अगला हिस्सा है एंड द लास्ट वन, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम। काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम, ठीक है भाई। जब बॉटम पे हमको काइनेटिक एनर्जी लिखनी होगी तो बॉटम पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम इज 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। चलो भैया बहुत बढ़िया। 1/2 mv स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? v स्क्वायर की जगह अगर मैं कहूं कि मैं लिखना चाहता हूं भाई, क्या मैं डायरेक्टली वेलोसिटी इक्वल्स टू लिखना चाहता हूं अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन k प्लस 1, तो यहां मेरे पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2gh अपॉन k प्लस 1, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू आई की जगह कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा kmr स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा और एक काम करो, अब देखो यहां पर भी वी स्क्वायर रखोगे तो 2gh अपॉन k प्लस 1 हो जाएगा। तो ये 1/2 से काट दो इसको, देखो इस 2 से या पूरा लिख ही लेते हैं, 1/2 m इंटू 2gh अपॉन k प्लस 1, और यहां
यहां कितना 1/2 इंटू km इंटू जी की जगह v की जगह कितना लिख लेंगे, v की जगह लिख लेंगे 2gh/k+1। क्यों, v स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट तो हट जाएगा ना भाई। अब अगर यहां ध्यान से देखो, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ऊपर mgh/k+1, यहां भी mgh/k+1। मतलब अगर मैं mgh/k+1 को बाहर कर mgh/k+1 को बाहर कर लूं तो ये मुझे मिल जाएगा 1+k, और 1+k से 1+k कट जाएगा, और हमको काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी, हमको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी mgh। और इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि काइनेटिक एनर्जी विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ, काइनेटिक एनर्जी विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ बॉडी। ठीक है, अब भैया चाहे बॉडी हॉलो सिलेंडर हो, सॉलिड सिलेंडर हो, हॉलो स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर हो, कुछ भी हो, सबका जो बॉटम पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी होगा वो सेम होगा। अच्छा, ये सब तो हम लोगों ने आपको मैथमेटिक्स से, ये सब तो हम लोगों ने जितना सीखा ये हमने आपको मैथमेटिक्स से फील दिलाने की कोशिश की। अगर आप कॉन्सेप्चुअली सोचो तो आप क्या कर रहे हो, इस इंक्लाइन प्लेन पर सबको एच हाइट से छोड़ रहे हो ना, तो सबकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh है। तो भाई सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वही पोटेंशियल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ना यार, और कहीं बाहर से तो कोई एनर्जी आ नहीं रही है। एंड एनर्जी इज कंजर्व्ड, क्यों, क्योंकि वर्क डन बाय फ्रिक्शन यहां पर क्या है, जीरो है। क्या है भैया, जीरो है। अब हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट मुद्दे की, और वो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन। भैया अगला इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये है भैया वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन प्योर रोलिंग मोशन। समझना, अगर मेरे पास ये कोई सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर एक अपने पास एक ऑब्जेक्ट है जो प्योर रोलिंग मोशन परफॉर्म कर, इस सरफेस के ऊपर अगर ये ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसकी रफ्तार इधर v है, तो यहां पर ओमेगा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये v/r हो जाएगा। अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो इस पॉइंट का अगर आप ध्यान से देखो तो ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ये पॉइंट तो चला ही नहीं ना, क्योंकि इसकी इधर रफ्तार v है और इधर रफ्तार कितनी है, r ओमेगा है, और v और r ओमेगा दोनों बराबर होते हैं प्योर रोलिंग मोशन में। और अगर प्योर रोलिंग मोशन में v और ओमेगा r दोनों बराबर हैं तो मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, जीरो होगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, जीरो होगा। कब, अंडर प्योर रोलिंग मोशन। बट ध्यान देने वाली बात है इसमें, ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर मेरा यही सरफेस बदलकर कुछ ऐसा हो जाता कि ये अपने पास एक प्लैंक हो जाता जिसमें दो गोल गोल पहिए लगे होते, ठीक है भाई, और भाई साहब ये जो है ना, इसके ऊपर अब आपके पास एक प्लैंक रखा होगा, ठीक है, और यहां पर फ्रिक्शन लग रहा होता। मान लो मैं कह रहा हूं कि इसको मैं आगे खींच रहा हूं और ये इसके ऊपर स्लाइड करके पीछे जाने की कोशिश कर रहा है, या इस बॉक्स को बदल देता है, इसको यहां पर क्या कर देते हैं, इसको यहां पर एक शेप दे देते हैं, ठीक है। ये आपके पास हॉलो सिलेंडर हो सकता है, सॉलिड सिलेंडर हो सकता है, हॉलो स्फीयर हो सकता है, सॉलिड स्फीयर हो सकता है। अगर मैं इसको आगे खींच रहा हूं तो ये ना, ये ओमेगा से गोल घूम रहा है और v रफ्तार से पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है भाई। तो क्या होगा, या फिर आप कह लो कि इसको अगर आप a एक्सेलरेशन दे रहे हो, देख लो कितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। अगर आप इसको a1 एक्सेलरेशन दे रहे हो, ये a2 एक्सेलरेशन से पीछे की तरफ रोल कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इस पर फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, पीछे, और इस पर फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा पीछे, और अब ये डिस्प्लेस होगा, ये भी डिस्प्लेस होगा, तो यहां पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है वो जीरो नहीं होगा। तो याद रखिएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन प्योर रोलिंग मोशन तभी जीरो होगा जब जिस सरफेस के ऊपर प्योर रोलिंग मोशन हो रहा हो, ये सरफेस कैसी हो, ये सरफेस फिक्स्ड सरफेस। अगर कोई ऑब्जेक्ट फिक्स्ड सरफेस के ऊपर प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट फिक्स्ड सरफेस के ऊपर प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है, तो भाई साहब वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन अगर वहीं किसी मूवेबल सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग कर रहा है, तो वहां पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो कब होगा, हमेशा जीरो तभी होगा जब ऑब्जेक्ट जो है वो प्योर रोलिंग मोशन कर रहा हो, किसके ऊपर,
किसके ऊपर भाई साहब, एक फिक्स्ड सरफेस के ऊपर। तो अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं, जो प्योर रोलिंग मोशन मैं अभी पढ़ रहा हूं, इस प्योर रोलिंग मोशन में ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर प्योर रोलिंग कर रहा है, और ये इंक्लाइंड प्लेन जो है ये फिक्स्ड है। तो अगर सरफेस फिक्स्ड है और उसके ऊपर ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 होगा, और हमारी एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहेगी, और वो हमको यहां से मिली। कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने h हाइट से छोड़ा, तो जब वो बॉटम पॉइंट पर था, तो उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आई? mgh के बराबर आई। और mgh के बराबर आई तो मतलब हम कह पाएंगे वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अंडर प्योर रोलिंग मोशन ओनली इफ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ओनली इफ द ऑब्जेक्ट इज रोलिंग ऑन अ फिक्स्ड सरफेस। अरे क्लियर है? अगर फिक्स्ड सरफेस पर प्योर रोलिंग नहीं हो रहा होगा, तो आप डायरेक्टली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा पाएंगे कि के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। तब आपको क्या लिखना पड़ेगा? तब आपको लिखना पड़ेगा कि वर्क डन, टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वहां पर फ्रिक्शन काम करेगा। अरे क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या एकदम दिमाग खोल के बैठे हो? अगर मेरा ऑब्जेक्ट किसी फिक्स्ड सरफेस के ऊपर प्योर रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो यहां से हमको क्या ज्ञान मिला? यहां से हमको भाई साहब ज्ञान मिला। और वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स्ड सरफेस पर प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है, प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है, तभी हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है? मतलब क्या? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। अदरवाइज हमको क्या लगाना पड़ेगा? टोटल वर्क डन इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल लगाना होगा। लाइक कंडीशन टू, दिस इज कंडीशन टू, एंड दिस वन इज कंडीशन वन। इस हिसाब की समझ जब आप रखेंगे, तभी आपको रोटेशनल मोशन ढंग से समझ आएगा, और तभी आप रोटेशनल मोशन के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। क्या बात समझ आ रही है? चले भाई लेक्चर को आगे बढ़ा दे। आ जाओ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर। ये रहा हमारे पास पूरा कंप्लीट एनालिसिस किसका? ये हमारे पास रहा पूरा कंप्लीट एनालिसिस रोलिंग मोशन का। ठीक है भैया, चलो आ जाओ रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन का। अब देखो, अब मैं इसी पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेकर जाता हूं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको पीवाईक्यू का बताता हूं। देखो, जो हमने ऑब्जर्वेशन करी उसी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, और कब पूछा गया था? ये पूछा गया था हमारे से 25 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट 2022 में। देखो, अगर आपको रोलिंग मोशन का पूरा ऑब्जर्वेशन क्लियर है, आप बहुत आराम से जेईई मेंस में रोटेशन मोशन का एक सवाल छोड़ दोगे। देखो क्या कह रहा है? A solid cylinder and a solid sphere having same mass and radius r rolls down the same inclined plane from the top without slipping. They start from rest. The ratio of the velocity of the solid cylinder to that of solid sphere with which they reach the ground will be. बताना है भैया वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। तो अगर हमको फॉर्मूला याद रहेगा, कौन सा फॉर्मूला याद रहेगा सर? वेलोसिटी वाला। देखो, कहा जा रहा है कि कितनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड पर पहुंचेंगे, उस वेलोसिटी का क्या बताना है अपने को? उस वेलोसिटी का रेशियो निकालकर बताना है। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर टू दैट ऑफ सॉलिड स्फीयर विथ व्हिच दे रीच द ग्राउंड विल बी। तो अगर आप ध्यान से देखो, रोल्स डाउन ऑन सेम इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अरे भैया, तो ये देखो ना, यही तो इंक्लाइंड मोशन पढ़ के आ रहे हैं।
क्या पढ़ के आ रहे हैं कि हमारा जो v है वो अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन k प्लस 1 के है। 2 कांस्टेंट, g कांस्टेंट, h कांस्टेंट, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ k प्लस 1। तो हम क्या लिखेंगे, हम सिंपल सी बात लिखेंगे भैया, देखो क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे कहां गया भैया क्वेश्चन, कहां गया अपना, ये हम लिख देंगे भैया वेलोसिटी ऑफ, किसका पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर का पूछ रहा है ना। वेलोसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर टू द, वेलोसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर को अगर आप लिख लो या आप समझो पूरा वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लो, अभी तो मैं लिख दे रहा हूं बट आप स्पीड के लिए इसको लिखो, ये जरूरी नहीं है। 2gh अपॉन अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन k प्लस 1। तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k प्लस 1, तो vs क्या है भैया, अपना सॉलिड सिलेंडर, किसका रेशियो निकलना है, सॉलिड सिलेंडर टू द वेलोसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर, एंड दैट इज इक्वल टू k ऑफ सॉलिड सिलेंडर प्लस 1 अपॉन k ऑफ सॉलिड स्फीयर प्लस 1 अपॉन k ऑफ सॉलिड सिलेंडर प्लस 1। ले भैया अंडर रूट कर दिया आंसर। अब k ऑफ सॉलिड सिलेंडर और सॉलिड स्फीयर आपको नहीं पता है तो गेम गड़बड़ हो जाएगा, अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल था तो सॉलिड सिलेंडर का यहां आ गया k ऑफ सॉलिड सिलेंडर प्लस 1, सॉलिड स्फीयर का k ऑफ सॉलिड स्फीयर प्लस 1 यहां चला गया। लो भाई, तो जब आप k ऑफ सॉलिड स्फीयर की बात करते हो तो ये हो जाता है आपके पास 2/5 प्लस 1, ठीक है, और सॉलिड सिलेंडर का कितना हो जाता है 1/2 प्लस 1। तो अपने पास कितना हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा भाई 5 एकम में 5, 5 2 7, ये अपने पास हो जाएगा 7/5 डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2 और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये आपके पास 3/2। तो अगर इसको अपन देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 2 14 और 3 5 15 अंडर रूट ऑफ 14/15। तो डी जो होगा ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप बताओ इस तरह के क्वेश्चंस करने में कहां प्रॉब्लम आएगी भाई, क्या ऐसी बात आ जाएगी जो तुमको इतना दुखी कर देगी कि तुम ये क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे। आराम से सिंपल फॉर्मूला लगा हुआ है, वैल्यू याद है, आप याद रखो, थोड़ा सा डेटा रिटेन करो दिमाग में, सॉल्व करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। चलो इसी पर मैं कुछ और सवाल आपसे पूछता हूं। अब मान लो, देखो अब मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन क्या है, मैं कह रहा हूं कि आपके पास ना ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ये आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसको ऐसे बनाते हैं, देखिए ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये फ्रिक्शनलेस है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसका एंगल थीटा है और ये फ्रिक्शनलेस है, इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं, इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये एंगल आपको थीटा दे रखा है और मैं कह रहा हूं कि इसके ऊपर आपके पास एक सॉलिड स्फीयर रखा हुआ है, ये है आपके पास एक सॉलिड स्फीयर, इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये आपके पास एक सॉलिड स्फीयर जो यहाँ एकदम बॉटम पे रखा हुआ है, यहां से मैंने इसको इधर एक रफ्तार दी v0, ठीक है, और यहां पर मैंने इसको दिया ओमेगा नॉट, और ये जो मेरा ओमेगा नॉट था, ये बराबर था किसके, ये बराबर था अपना v0/r के, इसका रेडियस अपने को पता है, ठीक है। तो कहा गया कि बताओ ये कितनी हाइट चढ़ेगा, सवाल पूछा गया कि बताइए ये कितनी हाइट चढ़ेगा, तो कितनी हाइट चढ़ेगा, जब तक यहां पर इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है सब किसमें ना कन्वर्ट हो जाए, सब पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक ये चढ़ता रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान देनी, जब यहां पर मैं कह रहा हूं कि यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, म्यू की वैल्यू जीरो है, तो जब ये यहां से आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा तो मेरा जो v0 है वो बढ़ेगा कि घटेगा, तो सबको क्लियर है कि v0 घटेगा। अच्छा ओमेगा नॉट पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ओमेगा नॉट वही रहेगा कि बदल जाएगा, तो समझो इस ओमेगा नॉट को बदलने का काम कौन करता था, इस ओमेगा नॉट को बदलने का काम फ्रिक्शन कर रहा था, और अगर यहां पर कहीं फ्रिक्शन है ही नहीं तो ये ओमेगा नॉट तो बदलेगा ही नहीं। अरे समझ आ रही है बात। अब मैं कह रहा हूं कि मान लो कि ये कहीं h हाइट चढ़ गया, मान लो कि ये जो अपना सिस्टम है ये कहीं h हाइट चढ़ गया, ठीक है, चलो भाई इसको अगर हम कहीं कुछ h हाइट चढ़ा दिए तो जब ये अपने h हाइट पर होगा तो इस समय इसकी जो रफ्तार होगी वो कितनी हो जाएगी, v0 कितनी हो जाएगी, 0, लेकिन अभी भी ये ओमेगा नॉट से गोल गोल घूमता रहेगा। तो सवाल ये पैदा हुआ कि बताओ ये कितनी h हाइट चढ़ा, ठीक है, तो हम कह रहे हैं भैया आ जाओ निकाल देते हैं कितनी h हाइट चढ़ा। तो जब h हाइट निकालनी है तो भैया यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखोगे भाई, तो k इनिशियल प्लस u इनिशियल इक्वल्स टू k फाइनल प्लस u फाइनल, अपन लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्यों, क्योंकि एक तो भैया जिस सरफेस के ऊपर ये चल रहा है, ये सरफेस जो है ये कैसी है, ये फ्रिक्शनलेस है, मतलब इसके ऊपर बस एक ही फोर्स लग रहा है, वो है ग्रेविटेशनल mg, और mg कैसा है, कंजर्वेटिव है, और अगर कंजर्वेटिव है तो हम डायरेक्टली कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे, k
के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। सारा गेम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखने का है। तो जब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू एम इंटू वी नॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू आई इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर। यू इनिशियल कितना है 0, के फाइनल कितना हो गया, रफ्तार तो घटकर 0 हो गई लेकिन अभी भी ये ओमेगा नॉट से घूम रहा है, इसका ओमेगा नॉट नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि ओमेगा नॉट को बदलने का काम बस फ्रिक्शन कर सकता है, एक टॉर्क लगाएगा और उस टॉर्क की वजह से आपका ओमेगा नॉट बदलेगा। लेकिन यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो ओमेगा नॉट नहीं बदलेगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में इस वी नॉट की वजह से जो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी आएगी वो 0 हो जाएगी। और भाई ओमेगा तो है ही है, तो 1/2 इंटू आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर। और जब फाइनल एनर्जी की बात लिखेंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mgh। और फिर 1/2 इंटू आई इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। और यहां से आपको h की वैल्यू कितनी मिल जाएगी सर, h की वैल्यू मिल जाएगी v नॉट स्क्वायर, m से m कट जाएगा डिवाइडेड बाई 2g। ये आपके पास h है। लेकिन समझो अगर मैं कहूं कि सेम यही सिचुएशन है भैया, यही सेम सिचुएशन है। क्या कह रही है ये सिचुएशन? कह रही है हम कुछ बदल नहीं रहे, हम एकदम आइडेंटिकल रख रहे हैं। अल्लाह इसी को उठा के कॉपी कर देते। ठीक है भाई, बहुत ध्यान से सुनना, अच्छे से देखोगे सब कुछ एकदम कॉन्सेप्ट बढ़िया से दिमाग में सेट होगा, फिर जाकर मजा आएगा कॉन्सेप्ट पढ़ने में भी और कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस लगाने में भी। अब मैं कहूं कि यही मेरा सेम इंक्लाइंड प्लेन है, ये जो मेरा इंक्लाइंड प्लेन है ये सेम इंक्लाइंड प्लेन, ये जो मेरी बॉल है ये सेम बॉल, और इस पॉइंट पर जहां से ये शुरू हो रही है, इस पॉइंट पर म्यू जो है वो 0 नहीं है। और कहा जा रहा है कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। यहां पर मैंने इसको रफ्तार दिया v नॉट और मैंने इसका ओमेगा बोला कि ये ओमेगा नॉट है, जो किसके बराबर है, जो v नॉट बाई r के बराबर है अगर इसका रेडियस r है। तो अब सवाल पैदा हुआ कि बताओ सेम इंक्लाइंड प्लेन है, सेम एंगल थीटा है, अब बताओ ये कितनी हाइट चढ़ेगा। तो मान लिया कि हमने कहा कि यहां पर हाइट जो चढ़ेगा वो h डैश। सोचो, अंदाजा लगा के बताओ, सोच समझ के बताना कि तुम्हारे हिसाब से कौन बड़ा होना चाहिए, ये h बड़ा होना चाहिए या फ्रिक्शन वाला जो h डैश आ रहा है वो बड़ा होना चाहिए। तो जनरली हमारे दिमाग में एक थॉट आता है, क्या आता है कि भैया यहां तो फ्रिक्शन नहीं था तो ये आराम से h हाइट तक गया, यहां पर फ्रिक्शन है जो इसको चढ़ने से रोकेगा। ध्यान देना, जनरली हमारे दिमाग में यही ख्याल आता है कि फ्रिक्शन इसको चढ़ने से रोकेगा तो मेरा h डैश जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में आया ये कितना सही है कितना गलत है इसको हम कैलकुलेशन से देखेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो भैया प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है, जिस सरफेस के ऊपर प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है वो सरफेस मेरी फिक्स्ड है, मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन मेरा कितना होगा, 0 होगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 होगा तो मतलब मैं सिंपल सी बात यहां पर भी लिख सकता हूं, क्या, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। चलो भाई, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब लिखी जाएगी तो 1/2 इंटू एम इंटू वी नॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू आई इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0। और जब ये प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है तो जब ये यहां से कहीं अपने टॉप पॉइंट पर पहुंचेगा, देखो जब ये कहीं यहां पहुंचेगा तो इस समय देखना इसकी ये जो रफ्तार होगी ये अपने पास कितनी हो जाएगी, अपने पास 0 हो जाएगी। तो जो हमारा ओमेगा होगा ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है और ओमेगा इक्वल्स टू v बाई आर है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते समय मेरा v घट रहा था वैसे मेरा ओमेगा घट रहा था, और एक समय ऐसा आया कि मेरा v 0 हुआ और मेरा ओमेगा भी 0 हो गया। अरे क्लियर है? चलिए भैया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूरी 0 हो गई और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh डैश हो गई। ठीक है भाई, इसको हमने लिख दिया mgh डैश। चलो आ जाओ समझो, अब यहां पर देखो 1/2 mv नॉट स्क्वायर प्लस 1/2 k की जगह कितना हो जाएगा, ये हमारे पास शेप जो था इसका नाम था सॉलिड स्फीयर। तो यहां पर अपने पास ये शेप हो गया सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट की जगह क्या लिख लें, v नॉट स्क्वायर बाई r स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा और ये आपके पास mgh डैश हो जाएगा।
और अगर आप mgh डैश की बात करोगे, mgh डैश की बात करोगे तो mv0 स्क्वायर को कॉमन कर लिया जाए, m से m कट जाएगा, v0 स्क्वायर को कॉमन कर लिया जाए और यहां पर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस ये अपने पास 1/5, 1/2 प्लस 1/5 ये कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 10 और 5 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, तो 7/5, ठीक है, इक्वल्स टू g इंटू एच डैश। तो एच डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/10, 7/10 कैसे, 5 और 2 का एलसीएम 10, 2 5 10 इधर चला जाएगा 5, 5 2 10 इधर आ जाएगा 2 और 5 और 2 7, दैट इज 7/10 इंटू जी एच डैश। तो जब एच डैश की वैल्यू अगर आप यहां से निकालोगे तो ये आपको कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा 7/10 v0 स्क्वायर बाई जी, दैट इज ग्रेटर देन एच। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। तो जो हमारा मिसकंसेप्शन था, हमारा एच डैश जो निकल कर आया वो निकल कर आया 7/10 जी इंटू v0 का स्क्वायर, और मेरा h जो था वो कितना था, वो था v0 स्क्वायर बाई 2g। ये जो है ये 0.7 v0 स्क्वायर बाई जी है और ये आपके पास 0.5 v0 स्क्वायर बाई जी है। ऑब्वियस सी बात है कि मेरा h डैश जो है वो h से बड़ा आया। तो कभी भी अगर आपको ये गलत फहमी हो जाए कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है तो प्लीज उस गलत फहमी को दूर कर लीजिए। फ्रिक्शन बस एक ही काम करता है कि दो जो सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश कर रही हैं वो उन दोनों स्लाइडिंग को रोकने की कोशिश करता है बस। अब उसके लिए अगर उसको मोशन को सपोर्ट करना पड़े तो वो सपोर्ट करेगा, अपोज करना पड़े तो अपोज करेगा। जैसे अगर जमीन पे फ्रिक्शन ना हो तो हम चल नहीं पाएंगे, तो हमको चलाने का काम कौन कर रहा है, एग्जैक्टली हमको चलाने का काम फ्रिक्शन कर रहा है। मतलब अपन आगे चल रहे हैं तो हमारा फ्रिक्शन किधर लग रहा है, आगे लग रहा है। अरे क्या ये बात समझ आ रही है? अगर इस हिसाब का कॉन्सेप्ट रखिएगा तभी जाकर पढ़ने और पढ़ाने में मजा आएगा। समझ रहे? चलें आगे बढ़े। आ जाइए सर, कुछ और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन, मान लीजिए मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं। क्या सवाल पूछ लूं? वो देखो भाई, मैं तुमसे कह रहा हूं एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ रहा हूं। क्वेश्चन क्या है भाई, एक अपने पास यहां से फिक्स पॉइंट है, यहां से अपने पास एक रस्सी आ रही है और ये रस्सी जो है एक बॉबिन के ऊपर रैप्ड है, ठीक है। ये अपने पास एक बॉबिन है जहां पर किसी भी तरह का कोई स्लाइडिंग नहीं हो रहा है, जिसका रेडियस r है, जिसका मास m है और इस बॉबिन का जो शेप है वो डिस्क, ठीक है। इसको हम यहां से रिलीज कर दिए तो बताओ, सवाल पूछा गया कि जब ये h हाइट नीचे आ जाएगा तो इस समय इसकी रफ्तार क्या होगी, इस बॉबिन की रफ्तार नीचे की तरफ क्या होगी और ये कितने ओमेगा से गोल घूम रहा होगा। तो जब इस तरह के सवाल आएंगे तो इस तरह के सवाल देखकर हमको घबराना नहीं है। आसान क्वेश्चंस है, एक बार में लगने वाले क्वेश्चंस है। क्या करोगे भाई, सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे। क्यों भाई, कोई भी रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही है, मतलब फ्रिक्शन मेरा स्टैटिक है, स्टैटिक है तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल कितना है, 0 है। यू इनिशियल देखो अपने को नहीं पता, हम कह रहे हैं कि ये हमारा रेफरेंस लाइन है, यू इनिशियल मेरा 0 है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब ये यहां आया तो 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। एच हाइट नीचे गया तो माइनस mgh, मतलब जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ दैट इज गेन्ड इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैं क्या लिखूंगा, तो मैं सिंपल सी बात लिखूंगा कि मेरा जो mgh होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 आई की जगह क्या हो जाएगा, आई की जगह ये अपने पास डिस्क का शेप है तो 1/2 mr स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा और आपको 1/2 mv स्क्वायर कॉमन कर दिया जाए तो ये आपको मिल जाएगा 3/2, ठीक है, mgh। तो अब यहां से क्या होगा, इस m से ये m कट जाएगा और आपको 2 2 4, तो v की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4gh। देखो v की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी 4gh, 2 2 4, 4gh डिवाइडेड बाई 4gh डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट में, ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया वेलोसिटी। लो भाई बॉटम पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी पता चल गया तो v इक्वल्स टू क्या होता है, r ओमेगा, या ओमेगा इक्वल्स टू v बाई r, और रेडियस r दे रखा है, ओमेगा लिखना है तो कितना हो जाएगा, ओमेगा लिखना है तो 1/r ऑफ v दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4gh डिवाइडेड बाई 3। खत्म बात, लग गया भैया। यही अपने पास सवाल है, 1/2 mv स्क्वायर कॉमन कर लिया था तो 1 प्लस 1/2 को 3/2 लिखा है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस सॉल्व करना है, आंसर निकालना है, खुश होकर घर जाना है, दैट्स इट, इतना ही काम है। समझ रहे हो? बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर ढंग से क्लियर कर ले गए, बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर ग्रिप पकड़ ले गए, बना ले गए, तो कोई सा भी फिजिक्स का चैप्टर टफ नहीं होता। और अगर कॉन्सेप्ट नहीं बना
तो भैया इलास्टिसिटी वाला चैप्टर भी आपको कठिन लगने लग जाएगा। सारा गेम कॉन्सेप्ट बनने का है। और कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा? कॉन्सेप्ट बनेगा जब आप पूरा पूरा चैप्टर अपने दिमाग में रिटेन करके रखोगे। केवल रोटेशन मोशन की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपको ये रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट सीखना है, ये चीज आपको तभी समझ आएगी जब आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने आता होगा, जब आपको पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी 1/2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर होती है रोटेशनल की, और रोटेशन प्लस ट्रांसलेशनल की काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर लिखा जाता है। तो मतलब जब ये सब रिटेन करके रखेंगे तभी तो बात बनेगी। इस रस्सी में कितना टेंशन आएगा, इसका कितना एक्सेलरेशन होगा, ये सब हम लोग अपनी प्रीवियस क्लास में कैलकुलेट कर चुके हैं, और सब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से लगता था। तो अगर आप इन सब पे कमांड चाहते हैं तो आपको बहुत थॉरली अपनी नोट्स बनानी पड़ेगी, बहुत थॉरली आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, और अपने नोट्स को रिवाइज करना पड़ेगा। समझ रहे हो? कंसिस्टेंट रिविजन इज द की टू सक्सेस और की टू रिटेन द कंटेंट इन योर ब्रेन। इस ब्रेन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, बट ये क्या मांगता है? ये मांगता है कि भैया जो तुम चाहते हो उसको तुम डेली बेसिस पर इसको दो। कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा आईआईटी जेईई में सिलेक्शन हो जाए तो तुम रोज इसको बोलो कि मेरा आईआईटी जेईई में सिलेक्शन होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। जब डेली बोलोगे तो तुम्हारा दिमाग क्या करेगा? उसके हिसाब से प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा। और जब प्रोसेस तुम्हारा अच्छा होने लग जाएगा तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। सिलेक्शन का गेम प्रोसेस से होकर गुजरता है। प्रोसेस अच्छा नहीं होगा, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, और रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं है, बस केवल प्रोसेस के बारे में सोचना है, बस केवल कर्म करने के बारे में सोचना है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संयोक्त कर्म। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि फल तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम्हारे नियंत्रण में बस तुम्हारा कर्म करना है। अगर तुम्हारा कर्म अच्छा होगा तो तुमको डिजायर, जो तुम्हारे अच्छे फल की तुमको डिजायर है, वो तुमको मिलेगा। लेकिन अगर केवल तुम फल से अटैच हो गए कि इसका फल कैसा होगा, पहले ही ये सोच बैठे कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो ऑब्वियसली तुरंत क्या हो जाएगा? तुरंत तुम अपने आप को सप्रेस कर ले जाओगे। एक नेगेटिव थॉट तुम्हारे अंदर क्रिएट हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो? तो बस गोल से उतना ही अटैच रहना है जिससे आप भटको। उससे ऐसे नहीं जुड़ जाना कि बस केवल गोल 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 सोच रहे हो। प्रोसेस खराब हो जाएगा। प्रोसेस अच्छा होगा, सफलता मिल जाएगी। ठीक है, चले आगे बढ़े। आ जाओ, कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं। देखो भाई, अपने पास एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन रहा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है, सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 1 kg एंड रेडियस 1 मीटर रोल्स विदाउट स्लिपिंग on a fixed inclined plane with an angle of inclination theta equals to 30 degree from the horizontal. Two forces of magnitude 1 Newton each parallel to the inclined act on the sphere both at distance r equals to 0.5 meter. इसका रेडियस 1 मीटर है, 0.5 मीटर पे अपने पास इधर भी f लग रहा है और इधर भी f लग रहा है, और ये इंक्लिनेशन थीटा है। और इस थीटा की वैल्यू तुमको दे रखी है कितनी? इस थीटा की वैल्यू तुमको दे रखी है 30 डिग्री। From the center of the sphere as shown in figure, the acceleration of the sphere down the plane कितना acceleration होगा? ये आपको 1 न्यूटन दे रखा है, ये आपको 1 न्यूटन दे रखा है। देख रहे हो, ये एडवांस 2022 का सवाल है। जिस बच्चे का अपना पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा वो कभी इस सवाल में नहीं अटकने वाला। क्यों नहीं अटकने वाला? इसका खुद का वेट नीचे लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इधर कितना आएगा? इधर आएगा mg sin थीटा। और यहां पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा। ये F इधर जितना आगे लग रहा है उधर इतना पीछे लग रहा है। तो अगर मैं लिखूं mg sin थीटा माइनस F इक्वल्स टू m इंटू a, ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ना तो अपने को F पता, ना तो अपने को a पता, तो दो अननोन है, एक इक्वेशन है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो सर इसके लिए हम क्या करें? एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख लें। तो टॉर्क जब लिखने जाएंगे इस पॉइंट के अबाउट, तो टॉर्क कितना होगा? I इंटू अल्फा। तो जब इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा 1 इंटू 0.5। ठीक है, और ये इधर लग रहा है तो ये भी कितना हो जाएगा? 1 इंटू 0.5। ठीक है, फ्रिक्शन किधर लग रहा है? फ्रिक्शन का जो टॉर्क आ रहा है वो ऑपोजिट आ रहा है। तो फ्रिक्शन के टॉर्क को मैंने क्या कहा? फ्रिक्शन के टॉर्क को मैंने कह दिया भैया कि इसको इधर मान लो। तो F की वैल्यू अपने को नहीं पता, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? F इंटू 1। ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू I इंटू अल्फा। I इंटू अल्फा। मैं कह रहा हूं कि ऐसे घूम रहा है। अगर ये ऐसे घूम रहा होगा तो मेरा अल्फा नेगेटिव आ जाएगा, या मेरा फ्रिक्शन नेगेटिव आ जाएगा, या भाई साहब मेरा ए नेगेटिव आ जाएगा, बस और कुछ बदलने वाला नहीं। तो क्या करेंगे भैया? F इंटू 1 इक्वल्स टू I इंटू अल्फा। देखो मैं ऐसे अल्फा मान रहा हूं कि मैं मान रहा हूं कि ऐसे घूम रहा है। ठीक है, अगर ये ऐसे घूम रहा है, फ्रिक्शन मेरा पीछे लग रहा है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन सही है, अल्फा गलत है, तो अल्फा मेरा नेगेटिव आ जाएगा। दैट्स इट, और कुछ नहीं बदलने वाला।
या फिर अगर आप चाहते हो कि आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये इधर अल्फा घूम रहा है, तो भैया फ्रिक्शन वाला टॉर्क इधर आया था इनवर्ड, तो अल्फा वाला जो आई इंटू अल्फा लिखा जाएगा वो माइनस आई इंटू अल्फा लिखा जाएगा और कुछ नहीं बदलने वाला। मतलब अगर तुम्हारा दिमाग थोड़ा ढंग से काम कर रहा है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट अच्छे से काम कर रहे हैं, तो तुम इसको आराम से कर ले जाओ। अब देखो अब क्या हो गया, अब अल्फा की जगह मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली a बाई आर, तो जब यहां से मैं जाऊंगा तो f माइनस 0.51 हो जाएगा, और i की वैल्यू कितनी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी, सॉलिड स्फीयर है तो ये अपने पास 2/5, m की वैल्यू अपने पास कितनी है 1, और रेडियस है अपने पास 1 का स्क्वायर, और इंटू अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा आपके पास हो जाएगा a बाई आर, r आपके पास 1, तो ये अपने पास यहां से फ्रिक्शन कितना आ जाएगा 1 प्लस 2/5, 1 प्लस 2/5 a। अब इस फ्रिक्शन की वैल्यू को उठा के यहां रख दो, तुमको a मिल जाएगा। ये तुम्हारे पास दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व करो, घर जाओ, खुश हो जाओ, एडवांस 2022 का सवाल ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो सवाल लगाना बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा। अगर मैं कहता कि मेरा अल्फा इधर है तो भाई साहब कुछ नहीं बदलता, ये मेरा आई इंटू अल्फा हो जाता। अरे समझ रहे हो, और फिर जब तुम यहाँ f लिखते तो ये -1 माइनस 2/5 a आ जाता, खत्म बात। मतलब फ्रिक्शन जो आता वो अपने पास ये रहता, फिर ऊपर वाली वैल्यू में उठा के फ्रिक्शन को रखते, फिर सॉल्व करते, तब भी आंसर वही रहता, कुछ नहीं बदलता। समझ रहे हो, अगर इस हिसाब से पढ़ाई करोगे, कॉन्सेप्ट को अच्छे से मजबूत बना के पढ़ाई करोगे तो समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अदरवाइज फिर दिक्कतें थोड़ी बढ़े। चले आगे बढ़े, आ जाओ आगे की तरफ चलते हैं, एक दो और क्वेश्चंस देखते हैं। अगर एक सवाल की और बात करें तो ले देख लो भाई, ये आपके पास एक सवाल है, ये देखो ये क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा था फॉलोइंग बॉडीज आर मेड टू रोल अप विदाउट स्लिपिंग द सेम इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, अ रिंग रेडियस r, a solid cylinder of radius r/2 and a solid sphere of radius r/4, if in each case the speed of the center of mass at the bottom of the incline is same, the ratio of the maximum heights they climb, the ratio of the maximum heights they climb मीन्स 9 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट 2019 का सवाल, बढ़िया सवाल, आसानी से लग जाने वाला सवाल। क्या भाई कि ये आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ के ऊपर आप अलग अलग बॉडीज को रोल करा रहे, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि भैया जो बॉडी रोल कर रही है इसका रेडियस r है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया kmr² है, इसको हमने v रफ्तार दिया, प्योर रोलिंग है, ओमेगा है, तो ओमेगा इक्वल्स टू v/r हो जाएगा। और अपने से क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा था रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट्स दे क्लाइंब इज, ये कितना मैक्सिमम हाइट क्लाइंब करेंगे, ठीक है, h। तो पहले मैं जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, पहले मैं कह रहा हूं कि एक अपने पास बॉडी है जिसका रेडियस r है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया kmr² है, v रफ्तार इधर दी, ओमेगा से इधर घुमा, तो ये कितनी हाइट चढ़ेगा भैया। प्योर रोलिंग कर रहा है फिक्स्ड इंक्लाइन सरफेस के ऊपर, और अगर प्योर रोलिंग कर रहा है तो भाई साहब ध्यान देने वाली बात क्या है कि फ्रिक्शन का कोई वर्क नहीं होगा। मतलब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा k इनिशियल प्लस u इनिशियल इक्वल्स टू k फाइनल प्लस u फाइनल। k इनिशियल कितना हो जाएगा 1/2 m इंटू वी स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, दैट इज k mr² इंटू वी स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। k फाइनल कितना हो गया 0, u फाइनल हो गया अपने पास mgh, खत्म। अरे ठीक है, अगर ऐसा है इसको आप सॉल्व करेंगे तो r² से r² कट जाएगा, 1/2 mv² को कॉमन कर लेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास 1/2 mv² को कॉमन कर लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा, कितना, ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस अपने पास 1 प्लस k, ठीक है भाई, एंड दैट इज इक्वल टू mgh। क्लियर, चलो। तो अगर ये ऐसा है तो यहां से m को काट दो और gh की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, तो सर gh अपने पास बराबर हो जाएगा किसके, v² 2 इंटू 1 प्लस k के बराबर हो जाएगा। मतलब h की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, v² 2g इंटू 1 प्लस k। अब ध्यान दो भाई, क्या कि जो हाइट आ रही है, कितना हाइट चढ़ेगा, वो रेडियस पे डिपेंडेंट ही नहीं है। कैसे नहीं डिपेंडेंट है, रेडियस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही तो रोल आ रहा है, तो जितना ये r है उतना ही तो ये v² करोगे तो वही लिखोगे ना, तो उससे तो ये कट ही जाएगा। और अगर कट गया, मेरा हाइट ये आया, तो अगर मैं इसका रेशियो लिखूंगा तो देखो क्या होगा, h1 कितना आएगा, सबको रफ्तार हम कितनी दे रहे हैं, द फॉलोइंग बॉडीज आर मेड टू रोल अप द सेम इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, अ रिंग ऑफ रेडियस r।
a solid cylinder of radius r by 2 and a solid sphere of radius r by 4, if in each case the speed of the center of mass at the bottom of the inclined plane is same, the ratio of the maximum height they climbed. सबकी रफ्तार जो है वो सेम है। तो पहला जो है रिंग है जिसका रेडियस r है, तो ये अपने पास हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2g, v स्क्वायर बाई 2g 1 + 1, मतलब ये अपने पास कितना हो गया, ये अपने पास हो गया 2v स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, अच्छा h2 कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2g, और ये अपने पास क्या है, ये अपने पास क्या है भैया, ये अपने पास सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस r बाई 2, तो इसका होता है अपने पास 1/2 + 1, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 3/2 इंटू v स्क्वायर बाई 2g। ध्यान से देखिए, ठीक है। अच्छा जब h3 लिखेंगे तो h3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2g, और अपने पास 1 यहाँ 1/2, यहाँ पर ये अपने पास क्या है, सॉलिड स्फीयर। देख ये क्या कह रहा है, ये अपने पास सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r बाई 4, तो भैया रेडियस से अपने को कोई लेना देना नहीं है, तो ये 2/5 + 1, तो मतलब ये अपने पास हो जाएगा 7/5 v स्क्वायर बाई 2। मतलब अगर मैं यहां से बताऊं तो h1 / h2 / h3 जो होगा ये किसके बराबर होगा, ये 1:3/2 / 7/5 के होगा। एलसीएम देखो, एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा ना, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, खत्म बात। तो जब 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10:, ये अपने पास 2 5 10 और 5 3 15, 5 2 10, और ये अपने पास 14, 10:15:14 आपके पास आंसर आ जाएगा। 10:15:7 आ रहा है। रुको देखें जरा, 5 2 10, यहाँ अपन कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, नहीं भाई साहब। h1 h2 h3 1:3:2:7:5 अपने पास आ रहा है, और अगर अपने पास ये आ रहा है तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 10, यहाँ अपने पास 10, 2 5 10, 5 2 and 2 7 40। सही तो जा रहा है यार। अच्छा तो यहां गड़बड़ हो रहा था, h1 h2 h3 में h1 = 2v स्क्वायर बाई 2g है ना, तो ये 2:3/2 7/5 होगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 20:15:14। कैसे, 5 2 10, एलसीएम ले लिया, 10 2 20 हो गया, और फिर यहाँ पर कितना 10 × 3 30 / 2 15 हो गया, और यहाँ पर 5 2 2 7 14 हो गया, तो 20:15:14 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें से कोई सा भी आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये मिस टाइप है। ये जो है ये आपके पास है 20:15:14, ये जो है ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट्स दे क्लाइंब इज, ये आपका रेशियो बनेगा 20:15:14। ठीक है, चलिए देखते हैं इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन। क्या है भाई अपना अगला क्वेश्चन, देखिए एक और क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है। क्या कह रहा है, A rolling wheel is 12 kg is on inclined plane at position P and connected to mass 3 kg through a string of fixed length and pulled as shown in figure. Consider PR as a function, PR as friction free surface. PR जो है ये friction free है, और PQ जो है इसके ऊपर भैया friction इतना sufficient है कि जो rolling हो रही है वो pure हो रही है। The velocity of the center of mass of wheel when it reaches at the bottom Q of the inclined plane from PQ will be 1/2 √xg meter per second. The value of x is, x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, चलो भैया, रोलिंग व्हील ऑफ 12 kg। रोलिंग व्हील कहने का मतलब है कि तुरंत इस सरफेस के बारे में आप प्रेडिक्ट करेंगे फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। आपका जो फ्रिक्शन है वो प्योर रोलिंग के लिए सफिशिएंट है। ठीक है भाई, उसके बाद कह रहा है कि is on inclined plane at position P and connected to a mass 3 kg through a string of fixed length and pulley as shown in figure. Consider PR as a friction free surface. The velocity of center of mass of wheel when it reaches at the bottom of point Q of the inclined plane PQ will be 1/2 √xgh meter per second. The value of x is. Simple conservation of energy लगाना है, सॉल्व करना है और आंसर कर ले जाना है। क्यों, क्योंकि जिस सरफेस के ऊपर ये रोल कर रहा है ये सरफेस फिक्स्ड है, और फिक्स सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन का जो वर्क होता है वो शून्य होता है। तो हम क्या लिखेंगे भैया, हम लिखेंगे k इनिशियल प्लस u इनिशियल इक्वल्स टू k फाइनल प्लस u फाइनल। k इनिशियल कितना है, k इनिशियल 0 है सर, u इनिशियल की वैल्यू कितनी है,
u इनिशियल की वैल्यू अगर हम इसको रेफरेंस मान लें, अगर इसको हम रेफरेंस मान लें तो इस समय भैया 12 kg मेरा h हाइट पर है, तो इसको मैं लिखूंगा 12 gh। क्या लिखूंगा भैया? इसको मैं लिखूंगा 12 gh, ये मेरा u इनिशियल हो जाएगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करी जाए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करी जाए तो 1/2, इसकी दो एनर्जी होगी, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। तो 1/2 इंटू m, मास कितना है? मास है 12, रफ्तार होगी v² प्लस 1/2 इंटू i। ये अपने पास व्हील है जो रिंग के शेप में है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा mr², मतलब 12 इंटू रेडियस कितना दे रखा है? रेडियस अपने पास दे रखा है भाई, रेडियस नहीं दे रखा है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। A rolling wheel of 12 kg is on inclined plane at position P and connected to a mass 3 kg through a string of fixed length। चलो कोई बात नहीं, रेडियस नहीं दे रखा है, r लिख लो mr²। अच्छा, प्योर रोलिंग हो रहा है तो v की ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हो? v²/r², r से r कट जाएगा यार, इसी वजह से नहीं दे रखा है। बहुत बढ़िया, ये अपने पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई किसकी? लेकिन जब ये यहां h हाइट पहुंचेगा तो इसकी भी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट इज 1/2 इंटू 3 इंटू v²। और ये h हाइट गया तो इसने पोटेंशियल एनर्जी गेन करी, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन करी? दैट इज 3gh। अरे क्लियर है? अब यहां से आपको v निकालना है, क्या होगा? इस r² से ये r² कट जाएगा, ये अपने पास 2 6 12 हो जाएगा। 12gh में से 3gh जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12gh में से अगर 3gh घटा देंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 9gh। 9gh इट विल बी इक्विवेलेंट टू 9gh इट विल बी इक्विवेलेंट टू, ये किसके बराबर आ जाएगा? ये अपने पास हो जाएगा 6v²। ठीक है, प्लस ये अपने पास 2 6, ये भी अपने पास कितना? 6v² प्लस 3/2v²। तो 12v² प्लस 3/2v²। और यहां पर जब हम इन सब को सॉल्व करेंगे तो 12 दूना 24, 25 26 27, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? देखो फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो ये अपने पास 9gh जो होगा ये आपके पास 27v²/2 हो जाएगा ना, 27v²/2 हो जाएगा अपने पास। ठीक है भाई, 27v²/2 हो जाएगा, और 9 से ये 3 हो जाएगा, मतलब v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2/3gh अंडर रूट में। ठीक है, कॉमन क्या किया गया यहां पर? क्या कहा था? 1/2 को हमने क्या कर लिया? 1/2 को हमने बाहर कर दिया, 1/2 अंडर रूट ऑफ x इंटू जी इंटू x इंटू जी इंटू h। तो ये अपने पास हो जाएगा भाई, देखो ना इधर, ये अपने पास कितना? अंडर रूट ऑफ 2/3gh। अब क्या करना है अपने को? इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये अपने पास 1/2 हो जाएगा, और यहां पर 2 2 4 4 2 8gh/3 हो जाएगा। और भाई साहब अपने पास x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? x की वैल्यू 8/3 मिल जाएगी। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ये थे हमारे कई सारे क्वेश्चंस रोलिंग मोशन पर, जहां कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा था, रोलिंग मोशन के कॉन्सेप्ट लग रहे थे। यहां हमारा खत्म होता है पूरा रोलिंग मोशन। इसके बाद हम क्या बात करेंगे? इसके बाद हम अगले लेक्चर में बात करेंगे इंपल्सिव फोर्सेस की, इंपल्सिव एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन की। जैसे इंपल्सिव वाला लीनियर मोमेंटम पढ़ते थे, इंपल्सिव फोर्स आता था, वैसे ही यहां पर हम बात करेंगे इंपल्सिव टॉर्क की, जो झटके से लगने वाला चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होगा, उससे प्रोड्यूस होगा टाउ इक्वल्स टू dl/dt से। और बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस और कुछ कॉन्सेप्ट जो टॉपलिंग पर बेस्ड होंगे, एंड दैट विल बी द लास्ट एंड द एंड ऑफ द रोटेशनल मोशन इन द नेक्स्ट 2 लेक्चर्स। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। मन लगाकर पढ़ते रहिए, ठीक है, और फोकस्ड होकर पढ़ाई करते रहिए। चले, ओके, बाय सर।